Yeah, hello, my all English lover student. Today I will teach you what is the modal auxiliary verb. तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। वी शुड नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। जिन क्रियाओं का अपना कोई महत्व न होता हो किंतु वह मुख्य क्रिया के साथ मिलकर टेंस बनाने में सहायक करती है उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मतलब जिनका कोई पर्टिकुलर यूज ना हो पर वो मेन वर्ब के साथ आके टेंस बनाने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज गोइंग होम, यू विल विन अ प्राइज। सी इज क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। इसका कोई इंपॉर्टेंट है नहीं पर वो मेन वर्ब के साथ आया है। मेन वर्ब क्या हमारा, एक्शन वर्ब क्या हमारा गोइंग, तो उसके साथ आके टेंस बनाने में हेल्प की है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है। दो होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो मैंने पढ़ा दिया, टेंस पढ़ा दिया मैंने, इज एम आर वॉज वर डू डज डिड हैड हैव सब पढ़ा रखा है। तो हम बात करते हैं आज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ऑट टू, नीड, ये सारी चीज़ें हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे जानते हैं और भी अच्छे से। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कुछ इसमें डिफरेंस होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही इज अ रिच मैन। दूसरा क्या है ये, इसका दूसरा रूप सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन या नंबर के साथ अनुसार बदल जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। आई के साथ एम आ गया, ही के साथ एग्जाम्पल लेंगे तो इज आ गया, यू के साथ आर आ गया। तो ये नंबर या नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। दूसरा, वी डू हैव से पहले टू लगाकर इसका इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, सी वांट टू बी रिच। टू जो आया है, टू वांट के साथ क्या है, टू आया है, तो ये इन्फिनेटिव बना हुआ है। फोर्थ बात कर लेते हैं, वी तथा हैव के साथ आईएनजी लाके पार्टिसिपल बनता है। जैसे बीइंग थर्ड, आई वांट टू होम, बीन फेल, सी वॉज थर्ड, यानी आईएनजी फॉर्म। बी और हैव के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे दे हैव गॉन, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। हमेशा नहीं होती, मतलब चेंज भी होता है, पर हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहे हैं तो हैव की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बात कर लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या होता है। यह स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे माइट पास, वो पास हो सकता है। इन पर सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल स्टडी या दे विल स्टडी, इसको अपने नाउन प्रनाउन या सब्जेक्ट के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे हम ही कैन डू दिस और यू कैन डू दिस, तो कैन चेंज हुआ, नहीं हुआ। तीसरा है, हम इस बात कर लेते हैं, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से पूर्व टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से कैन से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बाद में किया जा सकता है। 5 है हमारा रूल, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोई भी मॉडल हो आईएनजी के साथ नहीं किया जा सकता। तो पांचवा डिफरेंस हमारा, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जा सकता है। यू कैन गो देयर, सी में कम नाउ, आप जा सकते हो, आप आ सकते हो। तो हमारा पहला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल है। विल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होता है। आपने इसको टेंसेस में भी देख रखा होगा, वो फ्यूचर दिखाता है। तो यहाँ पे हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं इसकी। यदि भविष्य की कोई साधारण घटना के रूप में वर्णन करना हो तो विल का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही विल गो देयर टुमारो, वो वहाँ जाएगा। दे विल नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आएगा। यदि कोई भविष्य से संबंधित आदेश, कोई ऑर्डर, निश्चित या धमकी देनी हो तो वहाँ पे विल का प्रयोग किया जा सकता है फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन क्या हमारा, स्पीकर जो बोल रहा था, मतलब आई के साथ किया जा सकता है। जैसे
आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं ये कर लूँगा। आई विल किल हिम, मैं उसको मार दूंगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या है हमारी, निश्चित है, दिन निश्चित है, ये मैं कर लूँगा। और किल क्या है हमारा, आई विल किल हिम, ये हमारी धमकी है, ट्रीटमेंट जिसे कहा जाता है। सेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यदि भविष्य की घटना का साधारण रूप में वर्णन करना हो तो सेल का। वी शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, भविष्य की बात है, ठीक है। यदि वाक्य में कोई भविष्य संबंधी आदेश, निश्चित या धमकी का वर्णन हो तो सेकंड पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज किया जा सकता है। सेल का प्रयोग, यू शैल बी पनिश फॉर दिस, ही शैल टेक अ पार्ट इन गेम। थर्ड, वुड का प्रयोग, विल क्या होता है, वुड का पास्ट होता है, उसका पास्ट के रूप में किया जा सकता है। जैसे आई टोल्ड हिम दैट आई विल राइट दिस बुक, मैंने उससे कहा था पास्ट में कि मैं एक बुक लिखूंगा, तो उसमें लिखा गया आई वुड राइट दिस बुक। तीसरा, किसी से प्रार्थना या याचना करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, या किसी से हम कुछ प्रार्थना करते हैं, वुड यू प्लीज डू दिस, ये किसी से कुछ निवेदन करना होता है तो वहाँ पे भी वुड का ही प्रयोग होता है। वुड भी होता है और कुड भी होता है, कुड हम आगे जानेंगे। भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, यानी अपनी हैबिट, पास्ट हैबिट जो खत्म हो चुकी है उसको भी दिखाया जा सकता है। जब हम बताते हैं ना कि मैं बचपन में ऐसा था, ये करता था, वो करता था, तो वैसे एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन वाज आई चाइल्ड आई वुड गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, जब मैं बच्चा था तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था डेली। शर्तवाचक वाक्य में कंडीशन सेंटेंसेस, वुड का प्रयोग होगा, ही वुड पास इफ ही वर हार्ड, यदि वो मेहनत करेगा तो वो पास होगा। कंडीशन सेंटेंस में इफ का प्रयोग होता है। अभी तो मतलब मैं बेसिक सेंटेंस ही करा रहा हूँ, बेसिक इंग्लिश ग्रामर करा रहा हूँ। क्या कहते हैं कि ये मॉडल का पार्ट 1 है, जो पार्ट 2 आएगा वो एडवांस इंग्लिश होगा। ये पार्ट 1 है तो बेसिक इंग्लिश, यानी नॉर्मल। अभी तो आपको मैं सिर्फ नॉर्मल ही बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके बताना अगला चैप्टर या अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। कोई भी आपका पर्सनल कमेंट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करता हूँ सिर्फ। तो अगली बात कर लेते हैं शुड की। शुड, उपदेश वाक्यों में शुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। नैतिक फर्ज दिलाने के लिए, यानी ड्यूटी वगैरह जो नैतिक कर्तव्य हमारे, उसके लिए भी यू शुड डू योर ड्यूटी, आपको अपना काम करना चाहिए अच्छे से। संभावना प्रकट करने के लिए यानी पॉसिबिलिटी, शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, द टीचर साउंड बी इन द क्लास, सॉरी द टीचर शुड बी इन द क्लास, अध्यापक अभी क्लास में होगा, एक संभावना, पॉसिबल है भी नहीं भी, पॉसिबिलिटी के लिए भी शुड का प्रयोग। सेल का प्रयोग बात कर लेते हैं। सेल, सेल का पास्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग होता है। शी टोल्ड मी दैट शी वुड पास इन द एग्जाम। बात कर लेते हैं मे का प्रयोग किस लिए होता है। मे का अनुमति, प्रमोशन वगैरह के लिए भी होता है। जैसे मे आई कम इन मैम, आपने कई बार क्लास में बोला होगा, तो ये परमिशन के लिए। तीसरी बात कर लेते हैं, यदि किसी घटना की होने या ना होने की संभावना बराबर हो, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये चीज़ होगी या नहीं होगी, पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। संभावना, प्रार्थना या इच्छा करने वाले वाक्यों में भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मे ही लिव लॉन्ग, वो लंबी उम्र जिएगा। अब बात कर लेते हैं हमारा माइट। मे था स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जो चीज़ होगी, और माइट मतलब ना, मतलब होगी भी नहीं होगी, कोई फिक्स नहीं है, कम ही पॉसिबिलिटी है, मतलब 100 में से 10% या 5%। तो बात कर लेते मे के पास्ट के रूप में हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड दैट ही माइट हेल्प, उसने कहा वो मदद कर सकता है, करेगा भी नहीं करेगा, बाप का राज चल रहा है क्या, मर्जी होगी तो करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा।
पहला एग्जाम्पल। दूसरा बात करते हैं संभावना के लिए, भावी संभावना के लिए, जहाँ घटना घटित होने की संभावना हो। सी स्काई इज क्लियर, इट मे रेन टुडे, मतलब बादल आज साफ है, बारिश हो भी सकती है, नहीं हो सकती, कोई संभावना नहीं है। मान लो दोपहर का टाइम है, अब आप बादल तो देखो बादल साफ है, अब बारिश थोड़ी ना होगी, तो उसमें लेस पॉसिबिलिटी है। किसी अनुमति के लिए, ज़्यादातर वैसे तो माइट का यूज़ होता नहीं है, फिर भी कुछ लोग जिसे नहीं पता वो कर लेते हैं, पर इसका भी यूज़ अनुमति के लिए हो सकता है, इजाज़त के लिए, परमिशन के लिए। माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? कैन। तो बात करते हैं हम कैन की, क्योंकि मेरा माइक मेरा चार्ज नहीं था, इसलिए उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई, इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से सुनना, कैन का प्रयोग, कैन होता है हमारी कैपेबिलिटी, एबिलिटी यानी क्षमता को दिखाने के लिए कि कोई काम हम कर सकते हैं, योग्यता तथा क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कैन का यूज होता है। जैसे आई कैन स्विम इन दिस रिवर, मैं तैर सकता हूँ इस नदी में। अधिक संभावना प्रदर्शित करने के लिए, बहुत ज़्यादा संभावना है। द स्काई इज़ फुल ऑफ कलर, इट कैन रेन टुडे, मतलब पूरा क्लियर है, तभी बारिश हो सकती है। इजाज़त लेने के लिए, परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। फ्रेंडली है ये, इनफॉर्मल है, फॉर्मल के लिए मैं, और इनफॉर्मल के लिए कैन का यूज होता है। इनफॉर्मल की बात चल रही थी, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो, यानी फ्रेंड वगैरह को, अपने से एज रिलेटिव फ्रेंड वगैरह को बोल सकते हैं, या अपनी फैमिली में बोल सकते हैं। कुड का यूज कर लेते हैं, कैन के पास्ट के रूप में हम कुड का प्रयोग करते हैं। ही सेड दैट कुड गो, उसने कहा वो जा सकता है। प्रार्थना करने के लिए, मतलब हमने कहा ना, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज, कुड और वुड दोनों यूज होता है। कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप जैसे मैं बता सकते हो। भूतकाल की क्षमता या योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए, मतलब कुछ चीज़ें जो हम पास्ट में कर सकते तो उसको दिखाने के लिए भी कैन का यूज होता है। जैसे व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइम ऑन द ट्री, जब मैं यंग था, मतलब जवान था, तो मैं चढ़ सकता था पेड़ पे। मस्ट का प्रयोग, उपदेश वाक्यों में मस्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हम उपदेश दे रहे हैं किसी को। संभावना प्रकट करने वाले वाक्यों में भी मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। द बेबी मस्ट बी हंग्री, बच्चा रो रहा था, आप सोचोगे बच्चा रो रहा है, इसलिए हमने बोला ना द बेबी मस्ट हंग्री, मतलब बच्चा भूखा इसलिए रो रहा है। मजबूरी दिखाने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ही मस्ट डू वट ही वांट टू टोल, यह उसे करना पड़ेगा जो उसने बोला। ऑटो का प्रयोग, नैतिक फर्ज दिखाने वाले वाक्यों में ऑटो का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू ought टू रिस्पेक्ट योर टीचर, आपको अपने अध्यापक शिक्षक की इज्जत करनी चाहिए। इच्छा योग संभावना प्रदर्शित करने वाले वाक्यों के लिए ought का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि यू ought टू गेट अ गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, इच्छा है, ठीक है, संभावना है। इच्छा योग ठीक है, बता दिया मैंने। यूज टू हमारी हैबिट दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है पास्ट में, यानी बीते हुए का में। भूतकाल से संबंध में किसी आदत या किसी समान रूप से होने वाली क्रियाओं के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। व्हेन ही लिव इन दिल्ली ही यूज टू मीट मी एवरी डे, मतलब जब वो दिल्ली में रहता था वो हमेशा मुझसे मिला करता था, मतलब हर दिन। तो हमारी एक हैबिट है पास्ट में, अब है नहीं। नीड और डेयर, ये दो चीज़ रह गए हैं। नीड का यूज़ नेगेटिव में होता है ऑक्सिलरी वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग केवल नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है, जैसे यू नीडेंट टू डू दिस वर्क, आपको ज़रूरत नहीं है ये काम करने के लिए। हम गुस्से से कहते हैं, जिससे किसी को हमने काम दिया उसने बिगाड़ दिया, हम गुस्से में नहीं कहते हैं आपको ज़रूरत नहीं अब कुछ करने की। नीड आई गो देयर, परमिशन पूछ रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूँ, इंट्रोगेटिव में, तो पहले नीड आ गया। दूसरा है किसी संदेश या मनाही को जोरदार ढंग से व्यक्त करने के लिए भी नीड का प्रयोग करता है। यू नीडेंट कम हेयर, आपको ज़रूरत नहीं अभी यहाँ आने के लिए। अगला बात कर लेते हैं हम डेयर का यूज़। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग भी केवल नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। डेयर ही कम टू माई हाउस। दूसरा ही डेयर नॉट फाइट विथ मी, उसकी हिम्मत नहीं मुझसे
फाइट कर सकते हैं या लड़ सकते हैं। तो फाइनली मैंने बस ये बेसिक कराया है आपको, एडवांस अभी कराया नहीं है। एडवांस ये पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2 में मज़ा आएगा, वो एडवांस इंग्लिश है, वो कुछ दिनों में मैं डाल दूंगा यूट्यूब में। और सॉरी दोस्तों, मैं बहुत लेट वीडियो बनाता, 2-3 दिन का गैप रह जाता है, क्योंकि मुझे खुद पहले स्टडी करनी पड़ती है अच्छे से, उसके बाद मैं आपके सामने पेश करता हूँ जो भी मैंने पढ़ा, उसके बाद ही लेके आता हूँ अच्छे से अच्छी इंग्लिश सोचता हूँ। पर अभी तो मैं सिर्फ बेसिक इंग्लिश करा रहा हूँ। एडवांस इंग्लिश पहले एक बार बेसिक ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं एडवांस लेवल की इंग्लिश लेके आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ लेना। अगर फॉलो नहीं करना कोई बात नहीं, पर वहाँ मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश कहाँ से सीखनी चाहिए, सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा उसको पास्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करना चाहिए, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस मैंने पूरा पढ़ा दिया। उसके बाद मॉडल में पढ़ा ही रहा हूँ। मॉडल के बाद आता है हमारा टेंसेस। टेंसेस मैंने करा दिया ऑलरेडी, देख सकते हो। और उसके बाद हमारा आता है नरेशन, वॉइस। दो करने के बाद आपकी बेसिक इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपका आता है एडवांस लेवल। ठीक है दोस्तों, वो एडवांस लेवल में फिर कभी कराऊंगा, पहले बेसिक कंप्लीट करा लूँ। अभी मैंने बेसिक कराया नहीं है, और 30 दिन या एक महीने 2 महीने के अंदर में पूरी इंग्लिश कराना मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 30 दिन या 2 महीने के अंदर में पॉसिबल नहीं हो सकता। जो अंग्रेज से इंडिया पे 2 साल राज करने पे, उनकी 2 साल राज करा उन्होंने, वो तो जन्म से इंग्लिश बोलते हैं, उन्होंने ग्रामर बनाई है। तो सोच सकते क्या 2 महीने में उन्होंने पूरी ग्रामर लिख ली होगी, 2 महीने में उन्हें पूरी इंग्लिश आ गई होगी? नहीं, बहुत साल लग जाते हैं इंग्लिश आने में। मुझे भी कम से कम इंग्लिश आने में 3-4 साल देगा, तब जाके थोड़ा बेसिक आता है। अब मेरे को पूरी इंग्लिश नहीं आती, एडवांस लेवल भी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मतलब इंग्लिश सीखने में बहुत टाइम लगेगा। कम से कम मान के चलो 2 साल से कम नहीं लगेगा। तो बने रहिए ऐसी मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरी वीडियो आप जाके देख सकते हो, मेरे प्ले लिस्ट में इंग्लिश का मैंने बना रखा। चैनल में जाना, अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे प्ले लिस्ट पड़ी होगी, आप आराम से बेसिक स्टार्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।